That's Mike. News at 9. लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनी की मौत जिस ब्लू स्पैरो बैलिस्टिक मिसाइल से हुई, उसी तरह की तकनीक को भारत अपनी सेना में शामिल करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। 28 फरवरी को तेहरान में इजराइल के हमले में इस्तेमाल हुए ये एयर लॉन्च्ड मिसाइल अंतरिक्ष की कगार तक जाती है और फिर तेज रफ्तार से नीचे गिरकर लक्ष्य को भेद देती है। इसे सामान्य एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोक पाना मुश्किल हो जाता है। भारत पहले से ही इजराइल की स्पैरो फैमिली की मिसाइलों जैसे रोक्स मिसाइल पर काम कर रहा है। ये सुखोई 30 से टेस्ट हो चुकी है और जीपीएस जाम होने पर भी सटीक हमला कर सकती है। अब अगला बड़ा कदम गोल्डन होराइजन सिस्टम अपनाना है, जिसकी रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया इजरायल यात्रा के दौरान भी ऐसी तकनीकों पर चर्चा हुई थी। विश्लेषकों का कहना है कि ब्लू स्पैरो जैसी मिसाइलों की असली जंग में सफलता साबित होने से भारत की रक्षा नीति और मजबूत हो गई है। अब दूर के रणनीतिक टारगेट्स पर बिना बॉर्डर्स क्रॉस किए हमला करने की ताकत बढ़ाने की तैयारी तेज की जा रही है। भारतीय ड्रोन निर्माता कंपनी आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। वह अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल टेस्ट पायलट स्कूल में नाटो के सैन्य कर्मियों को यूएवी उड़ान परीक्षण प्रशिक्षण दे रही है, जो किसी भारतीय कंपनी के लिए ऐसा पहला मौका है। 9 मार्च से शुरू हुए इस एक सप्ताह के कार्यक्रम में कंपनी अपने नाटो प्रमाणित स्विच यूएवी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही है, जो हाइब्रिड फिक्स्ड विंग और वीटीओएल क्षमता वाला ड्रोन है, जो खुफिया निगरानी और टैक्टिकल मिशनों के लिए जाना जाता है। प्रशिक्षण में कनाडा, इजराइल, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्वीडन और अमेरिका जैसे देशों के सैनिक शामिल हैं, जहां फ्लाइट टेस्ट प्लानिंग, टेलीमेट्री मॉनिटरिंग, पेलेडो ऑपरेशंस और पोस्ट फ्लाइट डेटा एनालिसिस जैसे एडवांस टेस्टिंग दी जा रही है। बांग्लादेश में ईरान युद्ध से उपजे वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच सरकार ने सभी सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालयों को सोमवार से बंद करने का आदेश दिया है, जिससे बिजली और ईंधन की बचत हो सके। शिक्षा मंत्रालय के आदेश के अनुसार यह फैसला ईद उल फितर की तयशुदा अकादमियों छुट्टियों के मद्देनज़र किया गया है, ताकि कैंपसों में आवासीय हॉल, कक्षाओं, लेबोरेटरी और एयर कंडीशनिंग से होने वाली भारी बिजली खपत कम हो और ट्रैफिक जाम से ईंधन की बर्बादी भी रोकी जा सके। तारिक रहमान के नेतृत्व वाली नई सरकार ने देशव्यापी किफ़ायत अभियान तेज किया है, जिसमें नागरिकों से अनावश्यक यात्रा कम करने, सजावटी लाइटनिंग बंद करने और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल बढ़ाने की अपील की है। ढाका में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगी हैं, क्योंकि लोग आपूर्ति की कमी के डर से पैनिक बाइंग कर रहे हैं। अधिकारी कहते हैं कि बांग्लादेश 95% ऊर्जा आयात पर निर्भर है और मिडिल ईस्ट संघर्ष से तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, इसलिए ये सावधानी भरे कदम जरूरी हैं। हालांकि अल्पकालिक भंडार पर्याप्त बताए जा रहे हैं। भारतीय मीडिया ने भी इस संकट को कवर किया है, जहां दक्षिण एशियाई देशों की ऊर्जा सुरक्षा पर चिंता जताई गई है। नेपाल में राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। पिछले साल सितंबर में जेनजी आंदोलन ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ युवाओं को सड़कों पर उतार दिया, जिसमें पुलिस की गोलीबारी में कुल 76 लोग मारे गए और 2000 से ज़्यादा घायल हुए। इसमें ज़्यादातर युवा प्रदर्शनकारी थे। इस आंदोलन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार को गिरा दिया और अंतिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के नेतृत्व में संसद भंग कर चुनाव कराए गए। अब 5 मार्च के आम चुनाव में रैपर्स से नेता बने बालेंद्र शाह उर्फ बालेन की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने भारी बहुमत हासिल किया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री ओली को उनके ही क्षेत्र में भारी अंतर से हराया और पार्टी ने 165 में से 120 से ज़्यादा सीटें जीती या लीड की, जिससे बालेंद्र शाह नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बनने की ओर बढ़ रहे हैं। यह बदलाव नेपाल की राजनीति में युवाओं की ताकत और पारंपरिक दलों जैसे कांग्रेस और कम्युनिस्टों के पतन का प्रतीक है। पहली बार वोट देने वाले लाखों युवाओं ने सुशासन और नई शुरुआत की उम्मीद जताई है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन